बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, जैसे कि आपको पता है, इस बुक का हमने MCQs के सेक्शंस का आगाज़ किया है और इसके 4 लेक्चर जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 5th लेक्चर में भी हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है उसी से हमने ये लेक्चर बनाना है, लेकिन इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर में 27 से स्टार्ट ले रही है। डियर्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 में है द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ बस इज 20 years when the age of conductor is included. The average age is increased by 1 year. The age of the conductor is, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास सी, दैट इज 71। यानी कंडक्टर का जो एज है वो है 71। वो कैसे आता है? तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। लेट सपोज हमारे पास जो मीन ऑफ समेशन x1 मैंने लिया, क्योंकि यहाँ टू वेरिएबल्स हमने लेने होंगे। एक वेरिएबल विदाउट इन कंडक्टर के जो समेशन आता है उसके लिए, और एक जो है वो विद कंडक्टर एज। ठीक है, तो एक समेशन x1 डिवाइड बाय n विच इज इक्वल टू मीन हमारे पास 20 के बराबर है और n जो है वो 50 है, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास 50 है, जबकि समेशन x1 जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारे पास समेशन x1 की वैल्यू आती है 1000। ठीक है, अब चूंकि सिर्फ कंडक्टर की एज जो है वो इंक्लूड किया गया है और क्वेश्चन में कहते हैं कि जब कंडक्टर का एज इंक्लूड किया जाए तो फिर आपके पास जो एवरेज एज है, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। तो एवरेज एज जो है वो 1 ईयर के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एवरेज एज जो है वो 21 बन गया। ठीक है, और n जो है सम ऑफ द नंबर्स वो 51 बन गई। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास समेशन x आता है उसको हमने x2 का जो सबस्क्रिप्ट है वो दे दिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, यानी 51 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे आता है 1071। ठीक है, तो 1071 से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर ले, ये वाला, तो आता है क्या? 71, यानी समेशन x2 माइनस समेशन x1। ठीक है, तो 71 जो है वो हमारे पास कंडक्टर का एज बन गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 40 एंड द एवरेज ऑफ अनदर 4 नंबर्स इज 50। द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर इज व्हाट? तो ये कंबाइंड मीन की थ्रू होती है, लेकिन इसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा ये सोल्यूशन जो है वो आसान हो जाए। आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। अच्छा डियर्स, तो कंबाइंड मीन जो है वो हमारे पास बराबर होती है। लेट सपोज मैंने कंबाइंड मीन को यू बार के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, तो n1 x1 बार, ये x1 बार होना चाहिए, लेकिन बार इसमें नहीं है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो n1 हमारे पास नंबर ऑफ फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसकी है, और x1 बार जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन है वो है। इस तरह n2 और x2 है डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये तो कंबाइंड मीन का फार्मूला है, आप सब जानते हैं। तो हमारे पास n1 जो है वो 5 है, यानी 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 40 है, तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस दूसरे जो है वो 4 नंबर्स है और 50 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 50 उसका मीन है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो इससे भी 200 आता है, इससे भी 200 आता है। 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400, और डिवाइड बाई 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो इसको डिवाइड करने से 44.44 बन जाता है। इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 28 का वो है 44.44, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द एवरेज टेम्परेचर
of two cities on first 6 days of a week is same। कहते हैं कि दो सिटीज़ है और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है 6 डेज़ के लिए, एक हफ्ते के 6 डेज़ के लिए, तो वो सेम है। लेट्स सपोज मंडे से लेकर सैटरडे तक जो टेम्परेचर है वो दोनों सिटीज़ का सेम है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन वन सिटी ऑल ऑफ अ सडन ऑन द 7th डे ऑफ द वीक। और 7वां दिन जो है, यानी मतलब लेट्स सपोज हमने इतवार का दिन ले लिया, संडे का दिन, तो उसी दिन एक सिटी का जो टेम्परेचर है वो कुछ वजूहात की वजह से ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। द एवरेज वीकली टेम्परेचर ऑफ द टू सिटीज डिफर्ड बाय 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इन दोनों का एवरेज वीकली टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ डिफर हो गया, एक दोनों से मुख्तलिफ हो गया। मतलब इससे पहले तो दोनों का सेम था, लेकिन इसे एक दिन की टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से दोनों में डिफरेंस जो आ गया वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 6 डेज एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज एंड द 7th डे टेम्परेचर ऑफ द अदर सिटी इज। अब कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द 6 डेज एवरेज, जो ये 6 डेज का एवरेज था डेली टेम्परेचर का दोनों सिटों का, दोनों सिटीज़ का, तो इन दोनों सिटीज़ की जो एवरेज टेम्परेचर था डेली, उसमें जो डिफरेंस है एंड द 7th डे टेम्परेचर ऑफ द अदर सिटी, और जो ये दूसरी सिटी है उसका जो 7th डे का टेम्परेचर है वो क्या है, तो हमारे पास आता है ए ऑप्शन में 2.5। ठीक है। इसकी सोल्यूशन जो है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते, और ये भी कंबाइंड मीन के थ्रू सॉल्व हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज इज ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल। कहते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल से कौन सी परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है, तो थर्ड क्वार्टाइल जो है वो हमारे पास 75th परसेंटाइल पे आता है, यानी मतलब 75वां पोजीशन पर आता है। जब आप इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो 75 से ऊपर जितने भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ होंगे, जो सी ऑप्शन में है 25%, यानी 25% ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यूज इज लेस देन थर्ड डिसाइल। तो थर्ड डिसाइल से जो नीचे की वैल्यूज है परसेंटेज की वो 30% के है। ठीक है। 30%, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, what percentage of values lies between 5th and 25th percentiles। अच्छा, तो परसेंटाइल्स तो आप जानते होंगे कि परसेंटाइल में हमारे पास वैल्यू जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि 5th और 25th परसेंटाइल के मिडल में, बिटवीन में कौन सा परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो है वो लाई होता है। तो 5th परसेंटाइल से लेकर 25th परसेंटाइल तक हमारे पास 20% वैल्यू जो है वो लाई होते हैं। ठीक है। तो इन ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर नहीं है, आते हैं ऑप्शन नंबर सी एंड डी की तरफ। सी एंड डी में क्या है, सी में है 75% और डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास 20% वैल्यूज इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, देयर वर 25 टीचर्स इन अ स्कूल whose mean age was 30 years। 25 टीचर्स है एक स्कूल के, उसका जो मीन एज है वो 30 है। अ टीचर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60 years एंड अ न्यू टीचर वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। 60 years में एक टीचर जो है वो रिटायर हो गया और उसकी जगह एक दूसरा टीचर आ गया। ठीक है। द मीन एज ऑफ टीचर्स इन द स्कूल वाज रिड्यूस्ड बाय 1 year। जो अब मीन एवरेज है इस स्कूल के टीचर्स का वो 1 year डिक्रीज हो गया, यानी मतलब 30 years से वो 29 years बन गया। ठीक है। द एज ऑफ द न्यू टीचर वाज,
तो न्यू टीचर का जो एज है वो क्या है, ये भी उसी तरह होता है जिस तरह हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो पहले आप उनका जो समेशन एक्स है वो फाइंड कर ले, फिर इन दोनों का समेशन एक्स फाइंड कर ले, एक दूसरे से माइनस कर ले, तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। और आंसर जो है हमारे पास वो इस ऑप्शन में है सी ऑप्शन, दैट इज 35 ईयर्स। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, if the arithmetic mean of a set of two observations is 9 and its geometric mean is 6, then the harmonic mean of the set of observation is। अच्छा, 9 ऑब्जर्वेशंस है, उसका जो अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन जो है एक ऑब्जर्वेशन का वो 9 आ गया है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन 6 आ गया है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगी। तो इसको अब हम उस रिलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। अच्छा डियर्स, तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बराबर होता है अर्थमेटिक मीन ज़रब हार्मोनिक मीन अंडर द स्क्वायर रूट। तो इन दोनों पे अगर स्क्वायर लिया जाए तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक ज़रब हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमारे पास बराबर हो गया, इस अर्थमेटिक मीन को दोनों जगह डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर बाई अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 6 था, तो 6 स्क्वायर 36 बन गया और डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4। तो हार्मोनिक मीन जो हमारे पास आ गया वो हो गया 4, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, दैट इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6.5 and their geometric mean is 6. The two numbers are, तो दो नंबर्स है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 6.5 है, जबकि उनका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 है। तो कहते हैं कि वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो वो दो नंबर्स हमारे पास है बी ऑप्शन में 9 and 5। इन दोनों से आप अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर ले और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर ले, तो आपके पास यही आंसर आएंगे। ठीक है, 6.5 and 6। क्वेश्चन नंबर 36, एफ एम डी का मतलब है मीडियन। ठीक है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल स्टैंड्स फॉर मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन देम इज ट्रू। अच्छा, कहता है कि एम डी जो है मीडियन के लिए क्यों, क्वार्टाइल के लिए डी, डिसाइल के और पी जो है वो परसेंटाइल के लिए हमने शो किया है। तो नीचे जो ऑप्शंस है इनमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो मीन जो है वो क्वार्टाइल में Q2 के बराबर होती है, डिसाइल में D5 की और पी परसेंटाइल में P50 की। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, क्वार्टाइल 2, डिसाइल 5 और परसेंटाइल ये वाला डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following relation is true between third decile and 30th percentile। तो D3 हमारे पास P30 के बराबर होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है D3 इज इक्वल टू P30, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, which of the deciles are less than first quartile। तो फर्स्ट क्वार्टाइल से कौन से डिसाइल जो है वो लेस होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो हमारे पास 25% पे आता है। ठीक है, यानी मतलब जो D3 जो है वो 30% के आता है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये D1 जो है 10% और D3 जो है वो 30%। ये तो थर्ड क्वार्टाइल से फर्स्ट क्वार्टाइल से लेस तो नहीं है, इसलिए आते हैं ऑप्शंस बी, सी और डी की तरफ। बी में है D1 एंड D2, तो ये करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि D1 में 10% है, D2 में 20% है, जबकि Q1 में 25% है। तो D1 और D2 जो है ये लेस है फर्स्ट क्वार्टाइल से। क्वेश्चन नंबर 39, in a factory there are 60% laborers, 30%
scribes and 10% executives. On average, the salary of a laborer is rupees 1600 per month, of a scribe rupees 3000 per month, and that of an executive rupees 8000 per month. ठीक है, फिर कहते हैं द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री इज। अच्छा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व होता है कंबाइंड मीन के थ्रू, इसमें कुछ इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आता है ए, विच इज़ 4200 पर मंथ। इसको आप खुद सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 40, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 8। 7 ऑब्जर्वेशन है और उसका जो मीन है वो 8 आता है, तो समेशन x क्या बन गया, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 8 जा 56, तो 56 हमारे पास समेशन x बन गया। ठीक है, अ न्यू ऑब्जर्वेशन 16 इज एडेड, इसके साथ 16 को हमने ऐड किया, तो जब 16 आप ऐड कर लेंगे 56 के साथ तो ये आता है 72। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज, अब इसको ये 8 ऑब्जर्वेशन बन गई क्योंकि 7 के साथ एक और ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐड हो गया, तो 8 पर डिवाइड कर ले 72 को, तो इस से आता है हमारे पास 9। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो न्यू मीन जो है वो 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, इफ द सम ऑफ n observations is 630 and their mean is 42, then the value of n is। अच्छा, n ऑब्जर्वेशन है हमारे पास और उसका सम जो है वो 630 यानी 630 आता है, एंड देयर मीन इज 42 और उसका जो मीन है वो 42 है। देन द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो सिंपल चीज़ है, फार्मूला में आप ऐड कर ले समेशन x और जो मीन है वो दोनों। ठीक है, तो फिर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो खुद ब खुद निकल आएगी कैलकुलेशन के साथ, वो आप अगर आप खुद कर ले तो बहुत अच्छा होगा। मैंने जस्ट आंसर बताना है और आंसर हमारे पास है 15 यानी सी। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द टू ऑब्जर्वेशंस आर 10 and -10 then their harmonic mean is। अच्छा, 2 ऑब्जर्वेशन है, एक है 10 पॉजिटिव 10 है मतलब +10 है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव 10 या -10 है, तो इनका हार्मोनिक मीन जो है वो क्या आएगी, तो इनका हार्मोनिक मीन जो है वो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि जब आपके पास वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर हार्मोनिक मीन आप फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको इन्फिनिटी देगी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, if the observations are 5 and -5 their geometric mean is। जब आपके पास observations 5 और -5, एक वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन दूसरी जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू ऑब्जर्वेशन में आ जाए तो फिर ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए नॉन ऑफ द अबव यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी, if the two observations are 20 and -20 their arithmetic mean is। अच्छा, तो 20 प्लस -20 से 0 आता है और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, कैन a quartile, a decile and a percentile be the median। अच्छा, कहते हैं कि क्या एक क्वार्टाइल, एक डिसाइल या एक परसेंटाइल जो है वो मीडियन बन सकता है। ऑप्शन ए में है ओनली क्वार्टाइल बट नॉट डिसाइल एंड परसेंटाइल, तो ये गलत है। बी में है क्वार्टाइल एंड डिसाइल बट नॉट परसेंटाइल, तो ये भी गलत है। सी में है डिसाइल एंड परसेंटाइल बट नॉट क्वार्टाइल, तो ये भी गलत है। डी में है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल ऑल द 3, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीडियन की वैल्यू जो है वो हम परसेंटाइल से भी फाइंड कर सकते हैं, क्वार्टाइल से भी फाइंड कर सकते हैं और डिसाइल से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, when all the observations are same, then the relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean is। जब आपके पास सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो तो फिर जो हमारे पास रिलेशन बन जाता है वो हमारे पास ऑप्शन ए में जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला रिलेशन बन जाता है। यानी जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो तो अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन की बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 47, द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन केस ऑफ 10% ट्रिमेड मीन इज। अच्छा, जब आप 10% वैल्यू जो है वो यूज करेंगे इन केस ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन केस ऑफ 10% ट्रिमेड मीन्स। अच्छा, जब आप 10% ट्रिमेड मीन यूज करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज ऑफ वैल्यूज है वो कौन सी आएगी, तो वो हमारे पास आएगी 80%। ठीक है, कितनी आएगी, वो हमारे पास 80% आएगी। यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अच्छा, 10% ट्रिमेड मीन का मतलब ये है कि 10% वैल्यू को स्टार्ट में भी आपने ट्रिम करनी है और 10% को लास्ट में भी। जो जब आप 10% स्टार्ट में ट्रिम करेंगे और 10% लास्ट में ट्रिम करेंगे तो मिडल में जो परसेंटेज ऑफ वैल्यूज बन गया रह गया वो हो गया 80%। ठीक है, मतलब आपने 20% वैल्यूज को ट्रिम किया। इसलिए जब आप जो भी परसेंटेज ट्रिम मेन में यूज़ करते हैं तो उसके डबल परसेंटेज जो है वो वैल्यू से काट दी जाएगी, क्योंकि स्टार्ट में भी उतना परसेंटेज काट दिया जाएगा और लास्ट में भी। तो इसको जहन में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द एवरेज ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2n इज। अच्छा, द एवरेज ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2n इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, 2n + 1 / 2। द एवरेज ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, हमारे पास 2n नेचुरल नंबर्स है 1 से लेकर 2n तक, तो इसका एवरेज क्या हो गया, तो इसका एवरेज हो गया 2n + 1 / 2। क्वेश्चन नंबर 49, अ मैन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 20 km/h and returns from his office to home at the speed of 30 km/h. His mean speed is। अच्छा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तरफ से 20 km/h की स्पीड से जा रहा है जबकि दूसरी तरफ से 30 km/h की स्पीड से जा रहा है आ रहा है घर की तरफ। तो इसका जो एवरेज है इन दोनों का वो क्या है। ठीक है, तो इनका जो एवरेज है वो है हमारे पास 24 km/h, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते या उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। मोड इज दैट वैल्यू इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच पोजेसेस। अच्छा, तो मोड जो है वो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वो हमारे पास मोड की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 51, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल करस्पॉन्डिंग to the highest point of a frequency distribution curve represents what। अच्छा, वो वैल्यू एक वेरिएबल की जो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मोड ही कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन सिर्फ इन दोनों की जो मेथड है, यानी मतलब जो एक्सप्लेनेशन की मेथड है वो अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, मोड। क्वेश्चन नंबर 52, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 मोड्स इज सेड टू बी। जिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड्स हो उसको हम बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
So B is the correct option. Question number 53. If model value is not clear in a distribution, it can be ascertained by the method of. अच्छा, जब मॉडल वैल्यू जो है वो क्लियर ना हो एक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको हम किसके थ्रू जो है वो असरटेन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं? तो इसको हम ग्रुपिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, गेस तो नहीं कर सकते, समराइजिंग के थ्रू भी नहीं कर सकते और ट्रायल और एरर के थ्रू भी नहीं कर सकते, बल्कि ग्रुपिंग के थ्रू कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. शू साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज नंबर 8. अच्छा, इंडिया में जो ज़्यादातर शूज़ का साइज यूज होता है वो है 8. विच मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू डज 8 रिप्रेजेंट? तो ये मोड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 55. In discrete series having 2k plus 1 observations, median is. अच्छा, एक डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें 2k plus 1 ऑब्जर्वेशंस है, तो उसका जो मीडियन है वो कौन सी वैल्यू है, मतलब कौन सा ऑप्शन इन ऑप्शंस में करेक्ट है? तो इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, दैट इज k plus 1 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 56. The median of the variate values 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 is. अच्छा, तो इनका जो मीडियन वैल्यू है वो है 11. आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. The median of the variate values 48, 35, 36 and so on. तो इनका भी जो मीडियन है वो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर फाइंड कर सकते हैं, और वो है हमारे पास 45. इन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58. टू फाइंड द मीडियन मोड इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डेटा. अच्छा, कहते हैं कि अगर आप मीडियन को फाइंड करना चाहते हो या मोड को, तो इसके लिए कौन सी डेटा के लिए क्या ज़रूरी है, इसको अरेंज करने के लिए क्या ज़रूरी है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या जो है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बोथ, एनी ऑफ द अबाव. अच्छा, तो एनी ऑफ द अबाव हो सकती है. ठीक है, आप जब मोड या मीडियन को फाइंड करते हैं तो उसके लिए अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी हो उनमें से एक ऑर्डर में आपने डेटा को अरेंज करना होगा. तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 59. फॉर अ ग्रुपेड डेटा द फार्मूला फॉर मीडियन इज बेस्ड ऑन. अच्छा, ग्रुपेड डेटा के लिए जो फार्मूला है मीडियन फॉर मीडियन इज बेस्ड. अच्छा, तो कौन सी चीज़ की बेस्ट पे होती है? इंटरपोलेशन मेथड की, एक्सट्रापोलेशन मेथड की, ट्रायल एंड एरर मेथड की, और आइटरेटिव मेथड की. तो इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू जो है इसको हम कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the measure of central tendency is not affected by extreme values? एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से हमारे पास जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट नहीं हो सकता, वो कौन सा है? मोड. तो मोड भी अफेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, मीडियन भी अफेक्ट नहीं हो सकता, डिसाइल 6 हो, 5th हो, 4th हो, जो भी हो वो भी अफेक्ट नहीं हो सकता. इसलिए हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. यानी इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं हो सकता एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61. द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड. अच्छा, मिडल वैल्यू जो है एक सीरीज की, उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड क्वार्टाइल, 5th डिसाइल, 50 परसेंटाइल. तो ये तीन और करेक्ट है. सेकंड डिसाइल भी मिडल वैल्यू हो सकती है यानी मीडियन,
5th डिसाइल भी हो सकती है और 50 परसेंटाइल भी हो सकती है, इसलिए हमारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, फार्मूला फॉर डायरेक्टली कैलकुलेटिंग द मीन x बार ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज इज। अच्छा, तो एक x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाई n, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड इज। अच्छा, तो शॉर्टकट मेथड के थ्रू जब हम मीन को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सी ऑप्शन में, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई n। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 63 के बाद जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।